गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला न्यूज़ है आज के लिए कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 ये जो संपन्न हुआ उसमें भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 7 पदक अपने नाम किया हुआ है। देखिए, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। महिलाओं की लंबी कूद में नैना जेम्स ने 6.43 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाते हुए स्वर्ण पदक जीता। यानी कि महिलाओं की लंबी कूद में नैना जेम्स ने 6.43 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं जापान की सुमीर हाटा ने रजत पदक जीता, जबकि दक्षिण कोरिया की यू जियोंगमी ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब देखिए, पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में किसने क्या जीता है। तो पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में भारत के अंकेश चौधरी ने 1 मिनट 50.63 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है। तो पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में अंकेश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनके हमवतन सोमनाथ चौहान ने 1 मिनट 50.88 सेकेंड का समय लेकर रजत पदक जीता है। फिलीपींस के हुसैन लोराना ने कांस्य पदक जीता है। यानी कि पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में भारत के अंकेश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है और सोमनाथ चौहान ने रजत पदक जीता। वहीं फिलीपींस के हुसैन लोराना ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ओके, और देखिए, पुरुषों की पाल वोल्ट में किसने क्या जीता है। तो पुरुषों की पाल वोल्ट में देव मीना ने रजत पदक जीता। चीनी ताइपे के योंग फू हुआंग ने भी 5.10 मीटर की छलांग दर्ज की, जबकि योंग ने कम फाउल के कारण स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, योंग ने क्या जीता है। योंग ने स्वर्ण पदक जीता है और देव मीना ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। और चीनी ताइपे के अन्य एथलीट हुआंग ची ने 4.80 मीटर की ऊंचाई के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये थे ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं की एक सूची। आप ध्यान से इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ताइवान एथलेटिक्स, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं। तो भारत ने कुल 3 स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत, 1 कांस्य जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला न्यूज़ है नॉर्वे शतरंज से कि आर प्रज्ञानंद ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराया और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान पर वे पहुंच गए हैं। नॉर्वे शतरंज में आर प्रज्ञानंद ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराया और विश्व रैंकिंग में वो 10वें स्थान पर पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने कार्ल मैग्सन, जो कि नंबर 1 के शतरंज खिलाड़ी है, वो उन्होंने उसको भी हरा रखा है। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज के राउंड 5 में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराया। और देखिए, और इन्होंने क्या किया, जैसा हमने की बात किया है अभी, और उन्होंने एक ही इवेंट में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और मैग्नस कार्लसन को भी हराया, नंबर 1 खिलाड़ी को भी हराया। और इसी इवेंट में नंबर 2 खिलाड़ी किसको, फैबियानो कारुआना को भी हराया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रज्ञानंद ने पिछले साल फाइड विश्व कप में भी इसी तरह की शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने कारुआना और विश्व के नंबर 3 हिकारू नाकामुरा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। अब देखिए, उन्होंने नंबर 1 को भी हराया, कार्ल मैग्नस को भी, फैबियानो कारुआना उसको भी हराया, नंबर 2 को भी, और तीसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को भी हराया। यानी कि शतरंज में अभी इनका दबदबा जारी है। ठीक है,
और देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अर्जुन एरिगैसी ने IM लोइक ट्राइवडान को सिर्फ 14 चालों में हरा दिया, जो फ्रेंच टीम चैंपियनशिप में उनकी लगातार चौथी जीत है। क्या है कि अर्जुन एरिगैसी ने IM लोइक ट्राइवडान को सिर्फ 14 चालों में हरा दिया, जो फ्रेंच टीम चैंपियनशिप में उनकी लगातार चौथी जीत है। और इसके बारे में आइए चौथे पॉइंट पर नज़र डालते हैं कि भारत के अब तक तीन खिलाड़ी FIDE लाइव रेटिंग में शीर्ष 10 में हैं, जिनमें से किसी का भी नाम विश्वनाथन आनंद नहीं है। यानी कि विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज में 10वें नंबर में भी उनका रेटिंग नहीं है। भारत के अब 3 खिलाड़ी जो है वो FIDE लाइव रेटिंग के शीर्ष 10 स्थान में है, और FIDE रेटिंग के 10 स्थानों में विश्वनाथन आनंद का नाम इसमें अब शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला न्यूज़ है कि तानवी शर्मा ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो तानवी शर्मा ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है। देखिए भारत की तानवी शर्मा ने जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता। यानी कि जो बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है इसका जर्मनी में। ठीक है, भारतीय शटलर ने ताइवान की वांग पेई को सीधे सेटों में हराया। उन्होंने किसको हराकर ये कप जीता है? तो उन्होंने ताइवान की वांग पेई को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ये 15 वर्षीय है तानवी शर्मा, और ये इनका पहला सीनियर खिताब है। ठीक, देखिए वान इंटरनेशनल के बारे में देखते हैं। वान इंटरनेशनल जर्मनी के बान में आयोजित एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है, बान इंटरनेशनल क्या है? तो बान इंटरनेशनल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और यह आयोजन जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की फ्यूचर सीरीज और बैडमिंटन यूरोप एलिट सर्किट का हिस्सा है। ठीक है, यह कब आयोजित हुआ था? यह 2019 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। 2019 में इसका पहली बार आयोजन किया गया। किसका? बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कब किया गया पूछ सकता है? तो 2019 में इसका पहली बार आयोजन किया गया है। 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, 2024 के विजेता कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए पुरुष एकल में कौन जीता है? चेंग काई। महिला एकल में अभी हमने पढ़ा तानवी शर्मा। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? चेंग काई और सू वेई चेंग ने। महिला युगल का खिताब किसने जीता है? यासेमेन बेक्तास और जेहरा एरडेम ने। और मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? एल्डेन लेफेल्सन, पुत्रा मैनाकी और फित्री यानी ने। ओके, तो ये हमारे वान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के टोटल जितने भी फैक्ट हैं वो सब आपके सामने हैं। एक बार ज़रूर आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो तानवी शर्मा ने जीता। पहली बार जीता है, 15 वर्षीय है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए, मालदीव ने क्या किया है? ये तो ज़्यादातर इस समय चर्चा में है। मालदीव ने इजरायलियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव ने क्या किया है? तो मालदीव ने इजरायलियों के यानी इजराइल के लोगों के लिए अपने देश में प्रतिबंध लगाया है। देखिए मालदीव सरकार इजरायलियों को हिंद महासागर के द्वीप समूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर रही है कि जो लग्जरी रिसोर्ट मालदीव में है वहाँ पर ये न जा सके। ठीक है, क्योंकि गाजा में युद्ध को लेकर मुस्लिम बहुल देश इस देश के लोगों में इस बार गुस्सा बढ़ा है। इसलिए मालदीव ने इजराइल के लोगों को अपने रिसोर्ट, जो कि लग्जरी इसका रिसोर्ट है, अपने देश में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक,
देखिए ये पॉइंट में कुछ नहीं, हम सीधे यहाँ पे देखते हैं। देखिए इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, अब जबकि मालदीव ने जब रोक लगा दिया है तो इजराइल भी अपनी तरफ से कुछ तो कहेगा इसके एवज में। तो देखिए इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोस्टिन ने जवाब में कहा है कि विदेश मंत्रालय इजरायलियों को मालदीव की किसी भी यात्रा से बचने की सलाह देता है। यानी कि अब इजराइल कह रहा है कि हम खुद भी मालदीव में जाना नहीं चाहते हैं, और कह रहा है कि जिनके पास पासपोर्ट है इजराइल का या जो जाने के लिए तत्पर है, उन दोनों लोगों को इजराइल सरकार की तरफ से भी मालदीव न जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से कैसे बनेगा। हाल ही में मालदीव सरकार ने किस देश को हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया? सीधे यही क्वेश्चन बनेगा अगर इससे आता है तो मालदीव ने इजराइल को अपने हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये बिल्कुल सटीक न्यूज़ है और ये एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रही। देखिए हैदराबाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 10 वर्षों तक जो डील हुई थी उसके तहत ये साझा राजधानी रही है। अब देखते हैं इसमें। देखिए देश के सबसे व्यस्त महानगरों में से एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी पहले थी लेकिन अब नहीं रही। ठीक है, 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय हैदराबाद को 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब उसका विभाजन हुआ तो विभाजन के समय हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ, तो उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी किसे बनाया गया था? हैदराबाद को। ठीक, 2 जून 2014 को संसद में फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो कि लोग मांग कर रहे थे, और 2014 को राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, यानी कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अलग होने के बाद 10 ये छोड़िए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इतना ही हमें याद रखना है कि हैदराबाद जो है अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की सीनबाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए जीत हासिल की, भारी मतों से जीती हैं। मैक्सिको की कौन? सीनबाम ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं, उन्होंने चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है। चलिए देखते हैं। क्लाउडिया सीनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए जीत दर्ज की और उन्होंने अपने गुरु और निवर्तमान नेता एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की जगह ली है। उन्होंने किसकी जगह ली है? यानी कि सीनबाम ने अपने गुरु और निवर्तमान में जो नेता है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की जगह ली है। अब देखिए उनको ये इतनी जीत क्यों मिली, वो क्यों, जीतने का कारण क्या है? तो जीतने का कारण है गरीबों के बीच में लोकप्रियता। उनकी लोकप्रियता, सीनबाम की गरीबों के बीच में लोकप्रियता भारी मतों से जीतने का उनका कारण है। ठीक है, जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर सीनबाम ने 58.3% से 60.7% वोट के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। यह मैक्सिको के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत होने वाला है, सबसे अधिक वोट प्रतिशत भी हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिए कि अब तक के मैक्सिको के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत पड़ा कितना? 58.3 से 60.7% तक वोट पड़े हैं। सीनबाम ने जीत
सिनबाम की जीत मैक्सिको के लिए एक बड़ा कदम है, जो अपनी मर्दाना संस्कृति के लिए जाना जाता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रोमन कैथोलिक आबादी का घर भी है। कौन है? मैक्सिको, जिसने वर्षों से महिलाओं के लिए अधिक पारंपरिक मूल्य और भूमिकाओं को बढ़ावा दिया हुआ है। ठीक है। सिनबाम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या कनाडा में आम चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिनबाम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या कनाडा में आम चुनाव जीतने वाली पहली महिला भी बनी। ओके, अब देखिए मैक्सिको के बारे में देखते हैं। अब मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, और मुद्रा क्या है? मैक्सिकन पेसो। ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सिनबाम। ठीक है। और इन्होंने, ये पूछ सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का स्थान हासिल किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया ने कचरा भरे गुब्बारे अभियान के पश्चात उत्तर कोरिया के साथ सैन्य समझौते को निलंबित कर दिया है। देखिए इसमें ये पॉइंट छोड़िए, मैं आपको सीधे बताता हूँ। हुआ क्या है कि दक्षिण कोरिया एक पॉइंट समझ लीजिए आप कि दक्षिण कोरिया ने तनाव कम करने के उद्देश्य से 2018 में उत्तर कोरिया के साथ एक हस्ताक्षरित सैन्य समझौता किया था। 2018 में एक समझौता किया था जिसे अब निलंबित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है। 2018 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक समझौता हुआ था, जो कि इस विवाद के बाद अब निलंबित करने की इसकी योजना बनाई गई है। ओके, देखिए हुआ क्या है कि दक्षिण कोरिया ने गुब्बारा अपने बाउंड्री से छोड़ा था, जो कि उत्तर कोरिया में इतने सारे गुब्बारे छोड़ दिए थे कि जो कि उत्तर कोरिया में जाकर गिरा। उत्तर कोरिया में गिरा तो वहाँ पे टोटल कचरा जैसे मान लीजिए इतने ज़्यादा छोड़ दिए हैं कि लगा कि पूरा जो उत्तर कोरिया है वो कचरों से भर गया। तो उत्तर कोरिया का कहना है कि इन्होंने हमें उकसाने के लिए ऐसा कार्य किया है, जबकि दक्षिण कोरिया कह रहा है कि नहीं, उनका ये कतई मकसद नहीं था। तो यही मैटर है। ठीक है, इतना आप याद रखिए, खैर इससे मतलब है नहीं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लीजिए। हाल ही में कौन सा देश 2018 में उत्तर कोरिया के साथ हस्ताक्षरित सैन्य समझौते को निलंबित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य कचरा भरे गुब्बारे अभियान के बाद तनाव को कम करना है? तो उत्तर कोरिया जो है 2018 के दक्षिण कोरिया के सैन्य समझौते को निलंबित करने की योजना बना रहा है। अभी किया नहीं है, वो योजना बना रहा है। ठीक है, लेकिन कब का समझौता याद रखिएगा, 2018 की समझौता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यवसायी टॉमस डॉटिर आइसलैंड की अगली राष्ट्रपति बनी है। व्यवसायी टॉमस डॉटिर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, व्यवसायी और निवेशक हाला टॉमस डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। ठीक है, आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है कौन? टॉमस डॉटिर, और उन्होंने उम्मीदवारों की भीड़ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और इस शीर्ष में 3 उम्मीदवार महिलाएं थी। कहने का मतलब है कि जो आइसलैंड में चुनाव हुए उसमें राष्ट्रपति की चुनाव में 3 महिलाएं थी और 3 महिलाओं में टॉमस डॉटिर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और आइसलैंड की राष्ट्रपति का चुनाव ये जीत गई हैं। ठीक है, देखिए 55 वर्षीय टॉमस डॉटिर 34.3% वोट के साथ इस बड़े पैमाने पर औपचारिक पद के लिए चुनी गई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटिर को 52.2% और हॉला लोग डॉटिर को 15.5% वोट के साथ हराया है। यहाँ पे 3 उम्मीदवार थे, हमने पढ़ा कौन कौन। एक तो टॉमस डॉटिर थी, उसके बाद प्रधानमंत्री कैटरीन भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठे हुए थे, और हंग लोग डॉटिर भी थी। यानी 3 लोग थे, तीनों में
सबसे ज़्यादा वोट यानी कि 34.3% वोट के साथ 55 वर्षीय टॉमस डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव को जीत गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉमस डॉटिर वर्तमान में द बी टीम के प्रमुख कार्यकारी के रूप में छुट्टी पर हैं। छोड़िए, इससे कोई मतलब है नहीं, इस पॉइंट को छोड़िए, ये देखते हैं। वह राष्ट्रपति गुडनीथ जोहानसन की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? तो वह राष्ट्रपति गुडनीथ जोहानसन की जगह लेंगी। कौन जगह लेंगी? यानी कि टॉमस डॉटिर। कहने का मतलब ये है कि आइसलैंड के इनसे पहले वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो है गुडनीथ जोहानसन, और इनकी जगह कौन लेंगी? अब टॉमस डॉटिर, जिन्होंने, ठीक, हाँ इतना ठीक है, ओके। चलिए, टॉमस डॉटिर 1 अगस्त को पदभार ग्रहण करेगी। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो कब पदभार ग्रहण करेगी, तो 1 अगस्त को वो पदभार ग्रहण करेंगे। ओके, क्वेश्चन है सीधे से आएगा कि आइसलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव में 34.3% वोट के साथ किसने जीत हासिल की? तो हाला टॉमस डॉटिर ने जीत हासिल की। और दूसरे स्थान पे कौन रहा? जब यहाँ पे पूछा है 34.3% वोट के साथ पहले स्थान पे रही, और दूसरे स्थान पर 25.2% वोट के साथ पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का चॉन्ग-E6 नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा के ध्रुववर्ती भाग पर उतरा। चीन का चॉन्ग-E6 जो है वो चंद्रमा से नमूने एकत्रित करने के लिए चंद्रमा के ध्रुववर्ती भाग पर उतारा गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। चीन का चॉन्ग-E चंद्रमा के ध्रुववर्ती भाग पर उतारा गया और मानव इतिहास में पहली बार इस दुर्लभ रूप से खोजे गए भूभाग से नमूने एकत्र करेगा। ठीक है, ये इतिहास में पहली बार होगा जो चंद्रमा पर दुर्लभ रूप से खोजे गए उस भूभाग की वो नमूने को एकत्र करेगा। क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह द्वारा समर्थित चॉन्ग-E6 जांच का लैंडर एस्केंडर संयोजन दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन में निर्दिष्ट लैंडिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतारा गया है। देखिए, ये कहाँ पे उतारा गया है? तो उतारा गया है दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन में निर्दिष्ट लैंडिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरा है। चॉन्ग-E6 में आर्बिटर, एक रिटर्नर, एक लैंडर और एक एस्केंडर शामिल है। ठीक है, इस वर्ष जो है 3 मई को लॉन्च हुआ था ये, और पृथ्वी चंद्रमा स्थानांतरण, चंद्रमा के निकट ब्रेकिंग, चंद्र परिक्रमा और लैंडिंग अवरोहण जैसे विभिन्न चरणों से गुजरा, और अभी हाल में वो चंद्रमा पे उतर गया है। ठीक है, देखिए, चीन के उस चंद्र अन्वेषण मिशन का नाम क्या है जो चंद्रमा के सुदूर भाग से मिट्टी और चट्टान का नमूना प्राप्त करने के लिए चंद्रमा पर उतरा या प्रयास करेगा? चॉन्ग-E6, याद रखिएगा। चंद्र के उस चंद्र अन्वेषण मिशन का नाम जो चंद्रमा के सुदूर भाग से मिट्टी और चट्टान का नमूना प्राप्त करने का प्रयास करेगा, चॉन्ग-E6 इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैती अमीर ने नए क्राउन प्रिंस की नियुक्ति की। कुवैत में नए प्रिंस क्राउन की नियुक्ति की गई। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सुबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। किसे? कुवैत का क्राउन प्रिंस किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख, यहाँ से पढ़िए इनका नाम, शेख सबा अल खालिद अल सबाह को कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है, और इससे पहले वो 2019 से 2022 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये कुवैत के प्रधानमंत्री के भी रूप में काम कर चुके हैं, और अब उन्हें कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ
कुवैत विश्वविद्यालय में स्नातक नए क्राउन प्रिंस ने एक बार संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के अस्थायी प्रतिनिधि, सऊदी अरब में राजदूत और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, कुवैती संविधान के अनुसार मिसाल को 1 वर्ष के भीतर नए क्राउन प्रिंस का नाम घोषित करना होगा। ठीक है, तो ये रहा। और देखिए कुवैत के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? कुवैती सिटी। मुद्रा क्या है कुवैत की? कुवैती दिनार। आधिकारिक भाषा है वहाँ की अरबी। और प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। ठीक, और इन्होंने ही शेख सबा अल खालिद अल सबा को कुवैत का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है, जो कि इससे पहले 2019 से 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतना बहुत सारा डेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाल ही में कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेख सबा अल खालिद अल सबा को नियुक्त किया गया है क्राउन प्रिंस। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे उन सबको हमने बारी बारी से डिस्कस किया। सो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और हाँ एक बात और कह दें कि डेली हम एक जनरल नॉलेज की यानी जनरल साइंस की एक सीरीज चलती है जिसमें इम्पोर्टेंट MCQ होते हैं। हमारे चैनल पर जाके आप उससे भी देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।